आप सब लोगों को याद होगा कि हमने हरियाणा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर लिया था कि 90 की 90 सीटों पे ये हमने 9 दिसंबर 2024 को लिया था, हमें वीडियोग्राफी मिलेगी। ये वीडियोग्राफी से हम किस तरीके से आरएसएस और बीजेपी को इलेक्शन कमीशन चुनाव जिताती है, हम देश की जनता को अपनी आंखों से दिखा देते, सिर्फ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगा के 90 की 90 हरियाणा में कॉन्स्टिट्यूंसीज में। उससे बचने के लिए सरकार ने 20 दिसंबर के आसपास 21 दिसंबर को कानून ही बदल दिया। ये हिम्मत सरकार की नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन की नहीं हुई, तो हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज करते सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि कानून ही बदल दिया। लेकिन कानून बदलने से भी उनका कोई फायदा नहीं हुआ, उनको ये नजर आ गया। तो उन्होंने, जो कांग्रेस के अंदर उनके स्लीपर सेल हैं जयराम रमेश साहब, उनको तैयार किया आरएसएस और बीजेपी ने, और उनसे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डलवाई। पिटीशन का नजर आने में तो बहुत फायदेमंद चीज लग रही थी कि जो प्राचा साहब को, जो रोकने के लिए प्राचा साहब को वीडियोग्राफी ना मिले, उसके लिए जो कानून बदला है वो गैर कानूनी है, उसको समाप्त कर दिया जाए। परंतु असली मकसद जो मुझे पता था और मैं मना कर रहा था, कोई सुप्रीम कोर्ट ना जाए, जो गद्दार होगा वही सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जो बेईमान होगा वही सुप्रीम कोर्ट जाएगा इस कानून को ख़त्म कराने के लिए, आरएसएस का जो एजेंट होगा वही जाएगा। उसके बावजूद भी जयराम रमेश साहब ने पीआईएल लगा दी। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने हर एक हाई कोर्ट में जहां जहां हमने वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज, फॉर्म 17C लेने की दरखास्त लगाई थी, वहां पे एक ही रीज़न बता के तारीख लेनी शुरू की कि जयराम रमेश साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल रखी है, हमें हर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना चाहिए जब तक वो फैसला ना करे। अब वो फैसला तो 5 साल 10 साल बाद जाके जब भी होगा। तो हमारे काम में बहुत बड़ा रोड़ा जयराम रमेश साहब ने, जो स्लीपर सेल हैं आरएसएस के, कांग्रेस के अंदर अटका दिया था। उस स्लीपर सेल के, आरएसएस के स्लीपर सेल के जाल से हम लोग आज़ाद हुए 17 अप्रैल 2024 को, जब हमने सुप्रीम कोर्ट से, बावजूद इसके कि इतने बड़े बड़े वकील जयराम रमेश साहब के लिए पेश हुए थे, हमने उससे अपने गले में जो फंदा लगा था इस आंदोलन के, उससे 17 अप्रैल को निजात हासिल कर ली, जब सुप्रीम कोर्ट से हमने ये आदेश ले लिया कि जयराम रमेश साहब की इस पिटीशन, इतने सारे वकील हमारे खिलाफ पेश हुए थे, देख लीजिए आप, सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहेगा, लेकिन हमारे केस भी नीचे चलते रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट की इस केस के कोई भी संज्ञान नहीं लेगा हाई कोर्ट, और हमारे केस पे को हमारे गुण दोष के आधार पे हाई कोर्ट में फैसले होंगे। तो हम उससे आज़ाद हुए। तो हमने आंदोलन शुरू करने के लिए फैसला कर लिया, और हमने ऐलान भी करने वाले थे, तभी 22 अप्रैल आ गई। पहलगाम में, कश्मीर में आतंकवादी हमला हो गया, और आरएसएस की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने देश की तरफ से युद्ध की घोषणा कर दी। पेपर बैलेट से जब तक चुनाव नहीं हो रहे, ये 20% एक्स्ट्रा वोट चुरा कर इलेक्शन जीतेंगे, धांधली करके इलेक्शन जीतेंगे, ये बात इन्हें 100% पता है। तो जब तक अगर इनको हटाना है, तो सबसे बुनियादी बात यह है कि पेपर बैलेट से चुनाव का आंदोलन होना है, हो ही रहा है, वो मजबूती से होना है। और पेपर बैलेट का आंदोलन जैसे जैसे ताकत पकड़ेगा, अगर पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो एक एक सीट के लाले पड़ जाएंगे बीजेपी और आरएसएस को। ये इस देश की हकीकत है। इस देश से, इससे कोई भी देश में व्यक्ति जो ईमानदार है, सच्चा है, संविधानवादी है, अम्बेडकरवादी है, नजर नहीं चुरा सकता। दूसरी जो सबसे बड़ी ताकत है इन मशीनों के अलावा, वो है स्लीपर सेल्स। हर एक पार्टी में, जैसे बसपा इतनी मजबूत पार्टी है, मिश्रा जी हैं वहाँ पे, वो एक ही अकेले काफ़ी हैं पूरी बसपा को तबाह करने के लिए। वो तबाह करने के लिए पूरी शक्ति से आगे जा रहे हैं। उनके कारनामे कई पता आप लोगों को नज़र आ ही रहे हैं बसपा के अंदर जो हो रहा है। दूसरा, कांग्रेस के अंदर तो मैं बता ही चुका हूँ कौन कौन स्लीपर सेल हैं। जयराम रमेश, वेणुगोपाल, अब तो शशि थरूर और सलमान खुर्शीद, ये सब स्लीपर सेल ही तो हैं। जाके मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं बाहर जाके, और देश की तारीफ करने करो भाई। मोदी जी का तो नाम लेते ही देश का नाम नीचे होता है। तो वो कोई भी वफादार आदमी नहीं है देश का जो मोदी जी का नाम जाके कहीं भी लेता है। देश का नाम लो, अपने आप अच्छा हो जाएगा सब। मोदी जी का नाम मत लो, अपने आप अच्छा रहेगा ही, नॉर्मल रहेगा। मोदी जी का नाम लिया, सब खराब। तो ये सलमान खुर्शीद टाइप लोग, शशि थरूर टाइप लोग जाके मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं वहाँ पे, तो देश का नुकसान करने जा रहे हैं। मनुवादी मानसिकता, संविधान विरोधी मानसिकता की जो सरकारें बनी हुई हैं आरएसएस और बीजेपी की,
उनसे निजात पाने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए और देश को आरएसएस और बीजेपी से बचाने के लिए यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण कार्य है तो वो मतपत्र द्वारा चुनाव है। इस बात को हम लोगों ने, जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने आंदोलन शुरू किया था सड़कों पे 5 जनवरी 2024 से, हम कभी भी भूले नहीं हैं, कभी भी हमने उसे नज़रअंदाज नहीं किया। हालांकि आप लोगों ने भी और देश के दूसरे नागरिकों ने भी, ख़ास तौर से अम्बेडकरवादियों ने और संविधानवादियों ने हमसे भी बहुत शिकायत की, बहुत नाराज़गी जाहिर की कि हमने भी कुछ महीनों के लिए ये आंदोलन जो है ब्रिंग बैक बैलेट, मतपत्र वापस लाने का और वोटों में धांधली वाली मशीनों का जो विरोध था और मतपत्र वापस लाने का जो आंदोलन था, थोड़ा धीमे कर दिया था। तो हालांकि मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही और बहुत बुरी बुरी बातें भी कही, सोशल मीडिया पे भी कही। मुझे दुखी होने की जगह खुशी हुई इस बात से, क्योंकि इन सभी लोगों को मेरे पास ये बताने की वजह है कि मैंने जानबूझ के नहीं, बल्कि कुछ खास हालात की वजह से ये आंदोलन स्ट्रैटेजिकली थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा था, लेकिन छोड़ा नहीं। लेकिन जनता ने जितना नाराज़गी मुझसे खुद जाहिर की, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। ये हमारे आंदोलन को कामयाबी की राह पर ले जाएगा, इसमें मुझे अब कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। चाहे ये जो बड़ी बड़ी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये हमारा साथ दें या ना दें, जनता ने मुझे तक गाली देना शुरू कर दिया था, ये मेरे लिए सबसे खुशी का विषय है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े बड़े लीडर्स को तो जनता गाली दे ही रही है, मुझे भी इसलिए कि आपने आंदोलन ख़त्म कर दिया। आप भी उसी तरह बेईमान तो नहीं हो गए कहीं। तो मैं पहले तो सफाई दे दूं अपनी खुशी जाहिर करने के बाद, यही काम आपको करना है जनता को। जो व्यक्ति पेपर बैलेट लाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहा, वो संविधान का सही रक्षक नहीं है। उसको आप सवाल करो, सड़क पे करो, उसके घर में जाके सवाल करो, अगर वो ख़ास तौर पे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। ये सबसे अच्छी बात है। भले ही हम इस सरकार को गैरकानूनी सरकार मानते हैं, मगर क्योंकि देश की जहाँ बात आएगी तो हमने अपना आंदोलन, हालांकि ये बहुत बड़ा आंदोलन था, हमने भी ये कहा कि अभी हम, जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, हम आंखें बंद करके हर काम में सरकार के साथ रहेंगे, जब तक कि सरकार हमें साफ नज़र न आ जाए कि ये बिल्कुल ही देश को लुटा रही है, बेच रही है या जो भी कर रही है। लेकिन एक हमने रिक्वेस्ट की थी कि फौजों को 1-1 लाख करोड़ रुपया दे दो, लेकिन मोदी जी कहाँ देने वाले हैं? वो तो सारे पैसे अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू को ही देंगे। और 5% बजट, जी हमारे टोटल जो बजट में जीडीपी जो है हमारी, उसके 5% के बराबर बजट में सेना के लिए, डिफेंस के लिए एलोकेशन होनी चाहिए। 2 डिमांड्स हमने रखी थी, लेकिन मोदी जी ने वो पूरी नहीं की। अब मैं छोटे में आपको ये बता देता हूँ कि ये सब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप सब लोगों ने देखा किस प्रकार से भारतीय फौज को एक तो कम तैयारी के साथ, देश के जो गद्दार हैं आरएसएस और बीजेपी के अंदर जो बैठे हुए हैं, उन्होंने जो खास तौर पे सरकारों में बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, मुझे उन्हें गद्दार कहने में शर्म तो आ रही है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं मिल रहा। मैं उस आदमी को गद्दार ना कहूँ तो क्या कहूँ, जो प्रेस के माध्यम से ये बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को हमला होने की सूचना पहले से दे दी थी। क्या कहूँ मैं, गद्दार ना कहूँ तो उसे, मुखबिर ना कहूँ तो क्या कहूँ? तो मजबूरी में मुझे ये कहना ही पड़ रहा है कि जो मुखबिरी पाकिस्तान को की थी, जो सेना के पास संसाधनों की कमी थी, उसके बावजूद भी सेना ने आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल आखिरी, जब वो कगार पर थे, तो ट्रंप साहब के कहने से, और ट्रंप का साहब को कहा क्यों था, क्या वजह थी? मोदी जी के जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब कहते हैं ट्रंप साहब से और चाइना से मोदी जी डरते हैं, वो अडानी की खातिर, अडानी का डरावा दिखा के, कोई ट्रेड का नहीं होगा डरावा, मुझे ऐसा नहीं लगता। बेसिक वजह जो ट्रंप साहब नहीं बता रहे हैं, वो अडानी को जेल भेजने की धमकी देके मोदी जी से हमारी फौज को जीत के मुंह से वापस बुला लिया, बिल्कुल कगार पे जीत से। उसके बाद पूरी दुनिया में भारत का जो स्टेचर था, आरएसएस, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग बेवकूफ़ी में ऐसा हुआ है, इनके बस की नहीं है या ये कैपेबल नहीं है। मेरा ये इल्ज़ाम है, ये लोग चाइना और पाकिस्तान से मिले हुए हैं। भारत देश की ताकत कभी भी इतनी कम नहीं हो सकती कि पाकिस्तान जैसा देश भारत के ऊपर कूटनीतिक विक्ट्री हासिल कर ले। और उससे भी बड़ी बात कि
राजनीतिक सफलता आ जाए उसके पास, मतलब विदेशों में भारत के तो सभी मित्र थे ना, मोदी जी के सारे कारनामों के बावजूद भी भारत के सभी मित्र थे। इन्होंने जाके क्या ऐसा किया है कि भारत के साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इनको बेवकूफ बता के हम इन्हें क्लीन चिट नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। महत्वपूर्ण विषय यह है कि इन्होंने क्या सौदा किया है देश का जाके कि आज भारत के साथ कोई देश खड़ा नहीं है। और बाहर जाके भी शशि थरूर साहब हो, सलमान खुर्शीद साहब हो, मोदी जी की जय जयकार करने में लगे हुए। जो चीज हो ही नहीं सकती, मोदी जी की जय जयकार हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो मुंह खोलते हैं और उनका पता लग जाता है कि इनके पास कुछ नहीं है। ये सब ने देखा। ये सब होने के बाद उसके बाद आपने बीजेपी के विभिन्न नेताओं को देखा कि ये युद्ध के समय भी हाईवे पे क्या क्या करते पकड़े जा रहे थे। युद्ध के समय में भी ये अपने बीजेपी के बड़े बड़े जो दफ्तर करोड़ों रुपए के बने हैं, क्या क्या करते पकड़े जा रहे थे। और उसके अलावा देश में चाइना और पाकिस्तान का जो एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम करो, और तो उन्हें पता है किसी जगह जीत नहीं सकते। वो भारत की सेना को भले ही संसाधन हो या ना हो, वो फिर भी जीत जाएगी। भारत के लोग और भारत का संविधान इतना मजबूत है, इतने ताकतवर हैं कि हम पे सब मुसीबतें आ जाए तब भी हम झेल के भी जीत जाएंगे। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हो जाएं तब भी हम नहीं हार सकते। मतलब इससे ज़्यादा दुख की बात और इससे ज़्यादा मुसीबत की बात देश में कोई नहीं हो सकती कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से हैं, फिर भी देश कमज़ोर नहीं होके दे रहा। तो ये चाइना और पाकिस्तान को पता है देश कमज़ोर एक ही तरीके से होगा, वो है जो पहलगाम में आतंकवादियों ने बोला था हिंदू मुसलमान करो। वही काम आरएसएस और बीजेपी कर रही थी, चाहे वो हमारे सेना के जो जवान हैं उनके बारे में बोला हो, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, या दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो भी हो। तो ये सब जो मुसीबतें आ रही हैं, इनका हल क्या है? देखिए, विपक्ष की पार्टीज तो ऐसी हैं, क्या बोलूँ मैं उनके बारे में, स्लीपर सेल हर जगह घुसे हुए। मोदी जी का इस्तीफा मांगते भी लोगों को शर्म आ रही है। मेरा ये साफ तौर पे कहना है, इस वक्त जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो आरएसएस और बीजेपी की निंदा नहीं करता, वो पूरी तरीके से देशभक्त नहीं है। इतने हालात अब आ चुके हैं, वो पूरी तरीके से देशभक्त नहीं है। खास तौर पे वो लोग जो पढ़े लिखे लोग अपने आप को कहते हैं, ये बिल्कुल साफ बात है। जो उनकी निंदा नहीं करता और जो किसी भी हद तक जाके उनका इस्तीफा मांगने की कोशिश नहीं करता, वो भी देशभक्त नहीं है। एक तो हमें ये बात साफ तौर पे कह देनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी का समर्थन करता है तो उसको देशद्रोही कहने में मेरे ख्याल से कोई हिचक नहीं होनी चाहिए अब। लेकिन जो बुराई नहीं करता उनकी, वो भी पूरी तरीके से देशभक्त नहीं है। लेकिन इस मुसीबत से हम बचे कैसे? क्या मोदी जी को और अमित शाह जी को कोई फर्क पड़ रहा है, नड्डा जी को या मोहन भागवत जी को? पूरे देश की जनता, हमारी महिलाओं ने सिंदूर जब बांटने की धमकी दी थी घर घर जाके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, तो चप्पलें लेके तैयार हो गई थी महिलाएं, मारेंगे इन्हें, आओ। तो ये माहौल है देश का। हर व्यक्ति मोदी जी को, अमित शाह जी को देश के साथ देश का नुकसान करने का सबसे बड़ी वजह मान रहा है। अभी आप किसी से भी जाके इंटरव्यू सड़क पे ले लो, लेकिन फिर भी इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। फिर भी ये बड़े बड़ी टोपियां लगा के फौज की ड्रेस में, मतलब शर्म आनी चाहिए। हमारी फौज का हर एक जो सिपाही बहादुर है, उस वर्दी में अपनी फोटो लगा के क्या दिखा रहे हो कि कोई बुज़दिल व्यक्ति भी भारत की फौज में हो सकता है? आपको तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ही बुज़दिल कहते हैं। एक बुज़दिल व्यक्ति, जिसको बुज़दिल उसकी पार्टी के बहुत बड़े नेता कहते हैं, वो अपनी फोटो लगा के ये बता रहा है कि भारत की फौज बुज़दिल भी हो सकती है। मतलब इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? मोदी जी मतलब बुज़दिली, मतलब किसी भी एक सैनिक की, किसी शहीद की, अब्दुल हमीद की फोटो लगाते तो अच्छी बात होती ना। अभी जो शहीद हुए हैं हमारे फौजी, अभी उनके किसी की फोटो लगाते। मोदी जी का मतलब तो बुज़दिली है ना, नाकामी है, नाकारापन है। जो समझदार नहीं होता वो है शक्ल ये तो उसकी शक्ल लगा के देश की सेना की गरिमा कम करने के काम कर रहे हैं। बड़े बड़े, बिहार में तो खैर फेल हो गया, वरना लोगों को पता नहीं किस तरीके से लाते हैं किराए पे, या जैसे भी, जैसे एयर जहाज भर भर के मोदी जी की जय हो रही थी पूरी दुनिया में, और अब निकला क्या उसका नतीजा? सिफर। तो ये जो रोड शो कर रहे हैं बेशर्मी के साथ, हर जगह फेल होने के बाद, फौज को जीत से रोकने के बाद, तो ये बेशर्मी क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इनको पता है जनता कितनी में नाराज हो जाए, हम चुनाव ये जो चोरी के वोट है ना, उनके माध्यम से जीतेंगे।